हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा कोर्स नंबर 6। ये हमारे सिलेबस का लास्ट पेपर है, मींस जो फर्स्ट ईयर का एमडी डिपार्टमेंट का सिलेबस है ये उसका लास्ट पेपर है। इस पेपर का नाम है टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजीज। तो इसमें हम कुछ टीचिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 1 का नाम है टीचिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो इसमें 1.1 है। 1.1 की सब हेडिंग है स्टेजेस ऑफ लर्निंग, एक्विजिशन, मेंटेनेंस, फ्लुएंसी एंड जनरलाइजेशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले हमको इनका मतलब समझना है कि आखिर ये होता क्या है। ये स्टेजेस होते हैं लर्निंग की। जब एक बच्चा सीखने जाता है, स्कूल जाता है या घर में सीख रहा है, तो ये कुछ स्टेजेस होती हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ सीखने की। तो सबसे पहले बच्चा एक्विजिशन करता है। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना, ठीक है, मीन्स कुछ टेक करना, कुछ लेना। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग वेयर द लर्नर इज फर्स्ट एक्सपोज टू द न्यू स्किल और कंसेप्ट, द लर्नर मेक मिस्टेक्स एंड फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टास्क। इसमें क्या होता है, एक बच्चा है, लेट्स से एक स्टूडेंट है, उसको हम एक नई चीज़ सिखाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो क्या करता है, वो उसको सीखता है, उस पर फोकस करता है, वो थोड़ी सी मिस्टेक भी करता है, ठीक है, क्योंकि वो उसको हम फर्स्ट टाइम करा रहे होते हैं। Let's take an example. A person learning to ride a bicycle for the first time and focusing on balancing, pedaling, steering. Okay, they may fall off frequently as they learn the mechanic of the task. तो अगर हम किसी को बाइसिकल सिखाना शुरू कर रहे हैं तो उसका ध्यान सारी चीज़ों पे रहेगा, बैलेंस भी करेगा, पेडलिंग भी करेगा, स्टेयरिंग भी संभालेगा। तो ऐसी मतलब इन सारी चीज़ों को करते करते वो गिर भी सकता है, मीन्स इट में दे कैन मेक एन मिस्टेक, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ हम फर्स्ट टाइम सीखते हैं, कोई नई स्किल को एक्वायर करते हैं, तो हम वहाँ गलतियाँ करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्विजिशन, जब हम उसको फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ नोन एज एक्विजिशन। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है मेंटेनेंस। आपको इस वर्ड से पता चल रहा होगा, मेंटेन करना किसी चीज़ को। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन दिस स्टेज द लर्नर वर्क ऑन रिटेनिंग द स्किल और नॉलेज ओवर द टाइम। द लर्नर कैन परफॉर्म द स्किल्स बट मे नीड पीरियोडिक प्रैक्टिस टू अवॉइड फॉरगेटिंग देम। यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपनी जो स्किल जो उसने सीखी है उसको मेंटेन करता है, उसको प्रैक्टिस कर करके देखता है, तक क्यों, क्योंकि वो भूल ना जाए। अगर जैसे उस बच्चे को साइकिल चलाना आ गया तो वो उसकी प्रैक्टिस करेगा, उस स्किल को मेंटेन करके रखेगा। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आफ्टर लर्निंग टू राइड द बाइसिकल द पर्सन प्रैक्टिस ओकेजनली टू मेंटेन द एबिलिटी टू राइड। उसको बाइसिकल आ गई, अब वो क्या करेगा, उस प्रैक्टिस को मेंटेन करेगा ताकि वो साइकिल चलाना उसको अच्छे से आ भी जाए और वो उसको भूल ना पाए। दो दे नॉट नीड एज मच एज फोकस्ड एफर्ट्स एज इन द एक्विजिशन फेज। लेकिन यहाँ पे उसको इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा जितना उसने एक्विजिशन में लगाया था। एक्विजिशन में वो उसको फर्स्ट टाइम कर रहा था, लेकिन जब वो मेंटेनेंस स्टेज में आया अब उसको वो थोड़ा थोड़ा आता है। नेक्स्ट इज फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या कहता है, फ्लुएंसी में डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। द लर्नर कैन परफॉर्म द स्किल क्विकली, एक्यूरेटली एंड विद एस, रिक्वायरिंग लिटिल कॉन्शियस थॉट्स, टास्क बिकम ऑटोमेटिक और इफिशिएंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो इस स्किल को बहुत जल्दी कर लेता है, एक्यूरेटली कर लेता है, मीन्स उसको ये चीज़ें ढंग से आ जाती हैं। अब वो उसके लिए एक छोटा सा टास्क बन गया है, जो उसके लिए एक बिग टास्क होता था अब वो खुद से कर लेता है, उसको ऑटोमेटिकली इफिशिएंट भी हो जाता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल द स्किल्ड साइकिलिस्ट कैन राइड विदाउट थिंकिंग अबाउट बैलेंसिंग, स्टेयरिंग एंड कैन ईजिली नेविगेट डिफरेंट टेरेंस विदाउट मच एफर्ट। अब उसको ये नहीं है कि उसको बैलेंस भी करना है, उसको स्टेयरिंग भी संभालना है, उसके लिए ये एक्टिविटी बहुत नॉर्मल हो गई है उसके लिए, जैसी पहले थी अब वैसी नहीं है। ही इज़ मास्टर्ड इन दिस एक्टिविटी, सो दिस इज़ फ्लुएंसी। नेक्स्ट, ये लास्ट टर्म है हमारी जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है कि जनरलाइज करना। आप डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एबिलिटी टू अप्लाई द स्किल, द लर्नड स्किल और नॉलेज टू न्यू डिफरेंट सिचुएशंस और इन्वायरमेंट। द लर्नर डेमोन्स्ट्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन यूजिंग द स्किल्स इन वेरिड कॉन्टेक्स्ट। अब क्या होगा, जब लर्नर को ये स्किल आ गई है, उसको ये चीज़ अच्छे से आ गई है, अब वो अलग अलग सिचुएशन में भी अपनी इस एबिलिटी को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है बहुत फ्लेक्सिबली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ साइकिलिस्ट कैन लर्न टू राइड अ बाइक। अब उसको साइकिल लगे, वो बाइक भी सीख लेगा। तो ये क्या, उसको जनरलाइज कर रहा है। एक स्टेज उसने सीखी, उसमें मास्टर्स किया, एंड नाउ बैक टू द अनदर स्टेज, ठीक है। कैन नाउ यूज देयर स्किल्स टू राइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइक्स, माउंटेन बाइक, रोड एंड हाइब्रिड।
टू अडेप्ट द डिफरेंट टेरेन्स लाइक हिल्स, ऑफ रोड पाथ्स। तो अब वो क्या करेगा, वो कहीं भी चला सकता है, कोई सी भी बाइक को चला सकता है। तो एक साइकिल से देखो उसने कितना अच्छे से सीख लिया, उसको जनरलाइज कर लिया है। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होता है एक्विजिशन, सेकेंड होता है मेंटेनेंस, थर्ड होता है फ्लुएंसी और फोर्थ होता है जनरलाइजेशन। तो ये हमारी 1.1 यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है 1.2। 1.2 की हेडिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। इसमें हमारे कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं, कंक्रीट, आइकॉनिक, रिप्रेजेंटेशनल, सिंबॉलिक, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, होल टू पार्ट, नोन टू अननोन। हम इस सब थीम में ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, इसको हम कंक्रीट टू सिंबॉलिक भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। द प्रिंसिपल सजेस्ट दैट टीचिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम विद tangible real world objects or experiences before progressing to more abstract concepts that is harder to visualize or grasp। इसमें क्या होता है कि बच्चे को सबसे पहले कंक्रीट चीज़ें दिखाई जाती है। कंक्रीट चीज़ें होता है दैट 3D थिंग्स, दैट रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, एक्सपीरियंसेस, उनको हम बोलते हैं कंक्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट होता है जिनको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, जैसे फीलिंग्स, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इन टीचिंग मैथमेटिक्स अ टीचर माइट बिगिन टू यूज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक काउंटिंग ब्लॉक्स फॉर स्टूडेंट्स टू काउंट। लेटर the transaction of writing numbers on the board and discussing the concept of subtract and addition without tangle the objects। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे सबसे पहले जब एक टीचर मैथ सिखाता है तो वो काउंटिंग सिखाता है। तो काउंटिंग किसकी हेल्प से सिखाता है, वो ब्लॉक्स की हेल्प से या किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से सिखाता है। लेकिन जब बाद में जब वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा रहा होता है, क्या तब भी वो ऐसे ब्लॉक्स का यूज़ करता है? नहीं। तब क्या होता है, वो उसके कंसेप्ट को इतना आगे लेके जाता है, मीन्स उसको इतनी प्रैक्टिस करा देता है कि नाउ ही कैन एबल टू मैनेज, ठीक है, ही कैन एबल टू इमेजिन द ब्लॉक्स, द काउंटिंग, द नंबर्स। तो इसको हम बोलते हैं कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। पहले चीज़ों से सिखाना और फिर उसके कंसेप्ट को इतना क्लियर कर देना, इतना बिल्डअप कर देना कि वो विजुअलाइज कर पाए, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाए। तो इसी को हम बोलते हैं कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशनल। इसमें क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स यूजिंग इमेजेस, सिंबल्स एंड डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज। इट ब्रिजेस गैप्स बिटवीन द कंक्रीट एक्सपीरियंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स बाय ऑफरिंग द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम बच्चों को इमेजेस से सिखाते हैं, सिंबल से सिखाते हैं, डायग्राम से सिखाते हैं, ठीक है। या हम कुछ इमेजेस यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं रियल लाइफ वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स की, ताकि बच्चे कंक्रीट से जब हम उसको एब्स्ट्रैक्ट में लेके जा रहे हैं तो हम उस पिक्चर का यूज़ करके उसको एक ब्रिज की तरह यूज़ कर सकें। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आफ्टर यूजिंग द रियल ब्लॉक्स टू टीच काउंटिंग, अब टीचर ने उसको काउंटिंग सिखा दी, रियल ब्लॉक्स का यूज़ किया, कंक्रीट सब्सटेंस का यूज़ किया और उसको काउंटिंग सिखा दी। द टीचर माइट शो द पिक्चर ऑफ ब्लॉक्स और डायग्राम्स टू हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट मोर एब्स्ट्रैक्ट वे। अब वो क्या करेगी, वो उसको ये ना दिखा के वो सिंपल एक पिक्चर को देख के भी उसको सिखा सकती है। देखो इसमें देखो ये ब्लॉक्स हैं, कितने सारे ब्लॉक्स हैं। तो ऐसे अब की बार उसने ब्लॉक नहीं दिखाया, उसने क्या किया, उनकी पिक्चर शो कर दी, डायग्राम शो कर दिया ऐसे। तो इसमें में क्या होगा, उसके जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट वे की तरफ जाएंगे। लाइक यूजिंग द पिक्चर ऑफ ब्लॉक्स टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन 2+3। तो ऐसे 2+3 में वो ब्लॉक्स बना के दिखा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक वर्ड से पता चल रहा है, यहाँ पे हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। दिस अप्रोच introduces abstract symbols or languages to represent ideas. It involves using the mathematical symbols, written language or formulas that far removed from the concrete experiences or necessary for higher level of learning। यहाँ पे क्या होता है, ये एक वे होता है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल सिंबल्स ले आते हैं, लैंग्वेज ले आते हैं, फॉर्मूले ले आते हैं। अब यहाँ पे हम कंक्रीट चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हम एक हायर लेवल पे लर्निंग को पहुँचाते हैं। जैसे हम एक्स का यूज़ करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है मैथ्स में, एक्स इज़ वेरी कॉमन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। तो ये क्या है, एक सिंबल की तरह हमने एक नंबर को एक सिंबॉलिक फॉर्म में यूज़ किया है, काइंड ऑफ। For example, in the same above example,
After the student understand the counting with the objects and pictures, they move to learn how to perform addition with number or paper. अब जैसे उनको ब्लॉक्स के बारे में पता चल गया, now they understand how addition and subtraction to be done. तो अब वो क्या करेंगे, वो नंबर्स को ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो ब्लॉक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे. नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. सिंपल मीन्स नाम से पता चल रहा है, पहले हम बच्चों को सिंपल चीज़ें सिखाएंगे एंड देन वी मूव टू कॉम्प्लेक्स. डेफिनेशन पढ़ते हैं. द प्रिंसिपल सजेस्ट starting with the basic easy to understand concepts and gradually move to the more complex and sophisticated ideas. This goals to build foundational knowledge of students that can expand upon. यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को बेसिक सिखाया जाता है, उसको इजी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसके कंसेप्ट्स को इतना बिल्ड किया जाता है कि वो आगे जाके कॉम्प्लेक्स को भी कर सके. यहाँ पे क्या है, बच्चे की फाउंडेशनल नॉलेज मीन्स जो बच्चे की जो नींव होती है उसको बिल्कुल पक्का कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when learning a new language you start from the simple words. जब आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे होते हो तो आप एक सिंपल वर्ड सीखते हो, जैसे डॉग, कैट. देन मूव फ्रॉम द सिंपल सेंटेंसेस, फिर आप सिंपल सेंटेंस सीखते हो, आई हैव अ डॉग. नेक्स्ट, बिफोर टैकलिंग मोर कॉम्प्लेक्स ग्रामर एंड वोकैबुलरी. इससे पहले सबसे पहले आप सिंपल करते हो एंड देन मूव टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है होल टू पार्ट. होल का मतलब होता है फुल और पार्ट्स का मतलब होता है टुकड़े. पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं. दिस मेथड टीचेस द होल कंसेप्ट और फर्स्ट आइडिया, देन ब्रोकन इट डाउन इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट्स एंड मोर डिटेल्ड लर्निंग. इट हेल्प्स द लर्नर टू गेट एन ओवरव्यू फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक डिटेल्स. इसमें क्या होता है कि जो टीचर है सबसे पहले पूरा कंसेप्ट बता देता है कि हम ये पढ़ने वाले हैं और फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है, डिटेल में हर एक टॉपिक को पढ़ाता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे को पहले ओवरव्यू मिल जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं एंड देन वो छोटी छोटी चीज़ों को स्पेसिफिकली पढ़ता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इन अ साइंस क्लास और इन इकोसिस्टम, एक साइंस की टीचर है वो इकोसिस्टम टॉपिक पढ़ा रही है. तो सबसे पहले वो अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करेगी कि इकोसिस्टम एज अ होल वो दिखाएगी कि इकोसिस्टम क्या होता है एंड देन ब्रेक डाउन इट इनटू स्पेसिफिक पार्ट्स. फिर वो क्या करेगी, उन टॉपिक्स को स्पेसिफिक पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेगी, जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स. ओके, नेक्स्ट फिर उनको एक्सप्लेन करेगी, उनके फंक्शंस के बारे में बताएगी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नोन टू अननोन. पहले हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो बच्चे को पता है, फिर हम अननोन जाएंगे. जैसे इसमें हम वो वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे बच्चे को पता है कि खाना खाने से एनर्जी आती है. ठीक है, और फिर उसको इसी चीज़ से एक फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट सिखाना है ना. तो ऐसे जैसे हम खाना बनाते हैं तो किचन में मम्मी खाना बनाती, दे शी इज़ कुकिंग द लंच एंड देन वी हैव इट. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं. तो ऐसे हम उनको बता सकते हैं, एक पूरी प्रोसेस बता सकते हैं फोटोसिंथेसिस की. तो डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले. This principle is based on an idea of connecting new things, whatever the learner already knows. It helps the students use their prior knowledge as the foundation to understand new and unfamiliar concepts. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम उसको वो चीज़ें बताते हैं जो उसको पहले से पता है, फिर हम उसको ऐसी चीज़ें बताते हैं जो उनके लिए नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक हिस्ट्री की क्लास चल रही है. टीचर में फर्स्ट डिस्कस द टॉपिक टू द स्टूडेंट्स विद familiar with and then introduce new concepts related to the world history. ठीक है, and make unfamiliar information easier to understand by connecting some things they already know. पहले वो क्या करेगी, अपनी कंट्री की हिस्ट्री बताएगी. अपनी कंट्री की हिस्ट्री बच्चों को पता है तो फिर वो और बाकी कंट्री की हिस्ट्री बताएगी. तो ऐसे, तो यहाँ पे हमारी 1.2 भी ख़त्म होती है. तो यहाँ पे हमने टीचिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं. फर्स्ट कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, फिर आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशनल, थर्ड symbolic, fourth simple to complex, fifth whole to part and sixth known to unknown. अब next हम करने वाले हैं 1.3. नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है 1.3. 1.3 का नाम है टीचिंग मेथड्स. इसमें हम कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे. मल्टी सेंसरी, प्लेवे, मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट, टीचिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे. प्रिंसिपल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट, टास्क एनालिसिस, टास्क स्लाइसिंग, प्रॉम्प्टिंग, फेडिंग, shaping, chaining and modeling, cueing, reinforcement, behavioral contracts and
द लास्ट इज टोकन इकोनॉमी। तो ये पहले हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, टीचिंग मेथड्स। इसमें आता है हमारा मल्टी सेंसरी टीचिंग। आपको हेडिंग से ही पता चल रहा होगा कि मल्टी सेंसरी का मतलब होता है कि मल्टीपल सेंसेस को यूज़ करके पढ़ाना। इसमें आप उसका साइट, साउंड, टच, मूवमेंट, इन सब की हेल्प से बच्चों को पढ़ा सकते हो। So a teaching method that involves using multiple senses to engage the learner in the learning process. For example, incorporate visual aids, hands-on activities, auditory cues to reinforce the concept. तो इसमें basically क्या है, we use the senses, multiple senses का use करके उसको कोई concept सिखाना, उसको हम बोलते हैं multi sensory teaching. नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड क्या कहता है कि प्ले, इसमें प्ले मीन्स खेलते खेलते उसको सिखाना। प्लेवे मेथड, तो द टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन द लर्निंग थ्रू प्ले। तो इसमें बेसिकली प्ले से हम पढ़ाते हैं। इट encourages द चिल्ड्रन टू लर्न इन रिलैक्स्ड प्लेफुल इन्वायरमेंट वेयर दे एंगेज इन एक्टिविटीज दैट प्रमोट कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या बच्चा बहुत इंकरेज होता है, बहुत रिलैक्स होकर खेलता है, प्लेफुल इन्वायरमेंट उसको दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो अपना कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल हर तरह का डेवलपमेंट वो कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड क्या कहता है, ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है एजुकेशन में। यहाँ पे हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी का यूज़ करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी होती है और कोलैबोरेटिव प्ले होता है, जैसे हम अपने स्कूल में पढ़ते थे, ये वैसा मेथड है। टीचर प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल एंड एक्टिविटीज टेलर टू द चाइल्ड्स डेवलपमेंट स्टेज। तो जो टीचर है वो बच्चे को मटेरियल प्रोवाइड करती है, एक्टिविटी प्रोवाइड करती है, जो कि चाइल्ड की डेवलपमेंट स्टेज में उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हम उसको एक्सपेंडेड पीरियड में प्रोजेक्ट देते हैं, वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है, उसको थोड़े क्वेश्चन आते हैं, चैलेंजेस फेस करता है, ताकि वो वेरियस सब्जेक्ट से भी नॉलेज ले सके। तो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मेथड देना ताकि वो अपने इन्वायरमेंट से सीखे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टीचिंग स्ट्रैटेजीज। आप कुछ टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती है, पहले हमने मेथड्स पढ़े थे, अब हम स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रिइंफोर्समेंट। आप सबको पता है रिइंफोर्समेंट क्या होता है। रिइंफोर्समेंट बेसिकली कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जो हम बच्चे को देते हैं, ठीक है, या तो उस चीज़ से बच्चे का बिहेवियर बढ़ेगा या फिर घटेगा। अगर मान लो एक बच्चा है, ठीक है, उसने वो टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आया, तो मम्मी ने उसको फ़ोन दे दिया, ठीक है, तो ये मम्मी ने क्या दी, रिइंफोर्समेंट दी। तो ये क्या है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, ठीक है, बच्चा खुश है। नेक्स्ट, अगर अब उसको फ़ोन मिल गया, वो पढ़ता नहीं है, ठीक है, तो अब उसके जो टेस्ट हुआ उसमें उसके गंदे नंबर आए, तो मम्मी ने क्या किया, उसको चाटे लगा दिए। तो ये चाटे लगाना क्या है, दिस इज ऑल्सो रिइंफोर्समेंट, बट दिस इज नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, ठीक है। और इसकी जगह अगर वो उनसे फ़ोन छीन लेती तो दैट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। आप आगे जाके पढ़ोगे रिइंफोर्समेंट के बारे में। तो रिइंफोर्समेंट क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिवार्डिंग डिजायर्ड बिहेवियर टू इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ इट्स रीअकरेंस। तो हम रिइंफोर्समेंट कब देते हैं, जब हम एक डिजायर्ड बिहेवियर को या तो इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर डिक्रीज करना चाहते हैं। जो रिइंफोर्समेंट है वो पॉजिटिव होती है जब हम उसको रिवार्ड देते हैं, और नेगेटिव कब होती है, जब हम उससे या तो वो रिवॉर्ड ले लेते हैं या फिर हम उसको कुछ ऐसा चीज़ देते हैं जो उसके लिए अनप्लीजेंट है, जैसे हमने उसको चाटे लगाए। नेक्स्ट इज टास्क एनालिसिस और टास्क स्लाइसिंग। टास्क एनालिसिस होता है कि जैसे एक बड़ा सा टास्क है उसके पास, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है, वो एक सारी चीज़ों को एक साथ नहीं कर पा रहा है, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेगा। जैसे एक आंसर है, उसको लर्न नहीं हो रहा, तो आप उसके पॉइंट्स बना दो। तो आपने क्या किया, उसको स्टेप्स बना दिया, नाउ ही कैन अंडरस्टैंड। तो उसको हम बोलते हैं टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन दिस कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू द स्मॉलर वन। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर द लर्नर टू अंडरस्टैंड एंड अकम्प्लिश द टास्क बाय फोकसिंग ऑन ईच पार्ट सीक्वेंशली। तो वो ऐसे करके उसको पढ़ सकता है। नेक्स्ट आता है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग होता है हिंट देना, क्यों देना, पूरी मदद नहीं करना, जस्ट एक पिन लाइक उसकी हेल्प कर देना। A strategy used to guide the learner towards the correct response by giving the hints and cues. तो इसमें हम वर्बल प्रॉम्प्ट दे सकते हो और विजुअल दे सकते हो, फिजिकल दे सकते हो, तो ऐसे करके आप उसको कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो। नेक्स्ट आता है फेडिंग। फेडिंग होता है द ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ सपोर्ट। जैसे अभी आप प्रॉम्प्टिंग दे रहे थे, आप एकदम से अपना प्रॉम्प्ट हटा लो, आप उसको मत बताओ, उसको इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने दो, तो उसको हम बोलते हैं फेडिंग। तो इसमें भी बच्चा क्या होता है कि वो खुद के दम पे उस स्किल को सीख पाता है, उसको हम बोलते हैं फीडिंग। द ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ सपोर्ट और प्रॉम्प्ट्स टू एनकरेज द लर्नर टू परफॉर्म टास्क इंडिपेंडेंटली। दिस प्रोसेस हेल्प्स द लर्नर टू गेन ऑटोनॉमी इन देयर स्किल। तो इससे क्या होता है कि वो अपने स्किल में इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है।
नेक्स्ट आता है शेपिंग। शेपिंग क्या कह रहा है, ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हम रेनफोर्समेंट देते हैं सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन में एक डिज़ायर्ड बिहेवियर के लिए। इसमें क्या होता है कि हम बच्चे को सिखाते हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उसको आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको मतलब वो कर सकता है उस चीज़ को, लेकिन वो कर नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे उसको शेपिंग देंगे। पहले हम उसको करके दिखाएंगे, फिर वो करेगा, ऐसे टाइप में। नेक्स्ट आता है चेनिंग। चेनिंग क्या होता है, दिस इज अ टेक्निक इन विच द सीरीज ऑफ एक्शंस और स्टेप्स आर टॉट इन द सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम चेनिंग लगा के सीखते हैं। मीन्स एक सीरीज होती है, पहले आप लेवल 1 सीखो, फिर 2 सीखो, फिर 3 सीखो, ऐसे। तो दिस इज अ चेन, दिस इज अ टेक्निक इन विच द सीरीज ऑफ एक्शंस और स्टेप्स आर टॉट इन सीक्वेंस विच आर लिंक्ड वन टू नेक्स्ट। जैसे बच्चे को काउंटिंग आ गई, ठीक है, काउंटिंग के बाद वो नंबर नेम सीखेगा, नंबर नेम के बाद वो एडिशन सीखेगा, एडिशन के बाद वो सब्ट्रैक्शन सीखेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखेगा। तो ऐसे क्या है, उसकी एक मैथ्स की चेन बन जाएगी। नेक्स्ट इज मॉडलिंग। मॉडलिंग होता है डेमोन्स्ट्रेट करना, बच्चे को पहले करके दिखाना और फिर वो उसकी नकल करके दोबारा खुद से करेगा। डेमोन्स्ट्रेटिंग इज अ डिजायर और अ बिहेवियर फॉर लर्नर टू ऑब्जर्व एंड इमिटेट। वो ऑब्जर्व करेगा और फिर इमिटेट मीन्स नकल करेगा। दिस हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड हाउ टू परफॉर्म अ टास्क और बिहेव इन द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इससे उसको पता चल जाता है कि भाई क्या करना है। उस पहले देखा होता है, उसने ऑब्जर्व किया होता है, एंड नाउ ही कैन डू इट ऑन देयर ओन। नेक्स्ट आता है क्यूइंग। क्यूइंग भी थोड़ा प्रॉम्प्टिंग जैसा ही होता है। इसमें भी हम वर्बल, विजुअल और फिजिकल प्रॉम्प्ट देते हैं विद द हेल्प ऑफ रिइंफोर्समेंट ट्रिगरिंग द राइट रिस्पॉन्स। इसमें हम रिइंफोर्समेंट का भी यूज़ करते हैं। रिइंफोर्समेंट हमने ऊपर पढ़ा, ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस यूज टू स्ट्रेंथन अ बिहेवियर प्रोवाइडिंग द रिवॉर्ड्स और पॉजिटिव फीडबैक व्हेन द बिहेवियर इज एग्जिबिटेड। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द लाइकलीहुड दैट बिहेवियर विल अकर अगेन। तो वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि कोई भी एक ऐसी चीज़ देना जिससे कि वो सर्टेन बिहेवियर है तो बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, घटेगा तो वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। नेक्स्ट इज बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट्स। बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द टीचर एंड लर्नर आउटलाइनिंग द स्पेसिफिक बिहेवियर expected along with the rewards and consequences associated with the behavior that helps to set the clear expectations and accountability। इसमें क्या आता है, इसमें बच्चे के behaviors आते हैं। मान लो बच्चा एक बैड बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, तो आप टीचर और लर्नर के बीच में एक एग्रीमेंट होगा जिसमें आप वो सारे बिहेवियर्स के बारे में लिखोगे और उनको कैसे आप उसको कम कर सकते हो, उसको समझा के बुझा के कैसे उसको उसके साथ डील करोगे। तो दैट इज़ बिहेवियरल कॉन्टैक्ट, कि आपको ऐसा नहीं करना, अगर आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, अगर आप इस बिहेवियर को रिपीट करोगे तो आज आपको लंच नहीं खाने को मिलेगा, ऐसे। नेक्स्ट टोकन इकोनॉमी, लास्ट है। टोकन इकोनॉमी क्या होता है, इसमें जब बच्चा एक अच्छा बिहेवियर करता है तो हम उसको टोकन देते हैं, और अगर कोई बुरा बिहेवियर करता है तो हम उससे टोकन ले लेते हैं। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ टोकन, the system where learner earns the tokens for demonstrating desired behavior which can later be exchanged for rewards and privileges. It is often used to motivate the children and manage the classroom behavior. तो ये कुछ मेथड्स हैं, सॉरी स्ट्रैटेजीज हैं जो टीचर है वो यूज़ कर सकता है अपनी क्लास में। नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है 1.4। 1.4 का नाम है सिलेक्शन एंड यूजेस ऑफ TLM, UDL principles, assistive technology devices and information and communication technology for teaching classroom management। तो हम इस यूनिट में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता क्या है, TLM होता क्या है। TLM एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो हम ऐसे कुछ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो उसको हम बोलते हैं TLM। तो इसमें आता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल विद UDL प्रिंसिपल्स। UDL क्या होता है, UDL होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इंश्योर मटेरियल केटर टू डाइवर्स नीड। आपको ये इंश्योर करना है कि जो मटेरियल आप चूज़ कर रहे हो वो सारी नीड्स पूरी करे, हर बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग हो। इसमें आता है मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। पहली बात, जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो बाय मल्टीपल मीन्स करो, मीन्स उसको ऑडियो, वीडियो, हैंड्स ऑन तीनों चीज़ों का यूज़ करके उस चीज़ को सिखाओ। नेक्स्ट मल्टीपल एक्शंस। मल्टीपल एक्शंस मीन्स उसको राइटिंग, ड्राइंग, ओरल, जैसा आप जिस एक्शन के थ्रू आप समझा सकते हो, डिफरेंट एक्शंस का यूज़ करो और उस बच्चे को वो चीज़ सिखाओ। नेक्स्ट मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट। मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट का मतलब होता है कि ऐसे एक्टिविटी को कराओ कि जो बच्चा है वो मोटिवेटेड रहे और एंगेज्ड रहे।
नेक्स्ट आता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस। असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस का मतलब होता है कि ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करना जिससे कि हम जो डिसेबल बच्चे हैं उनको भी पढ़ा सकें, ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करना। फॉर एग्जांपल स्क्रीन रीडर्स होते हैं फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए एक स्क्रीन रीडर यूज़ होता है। नेक्स्ट, अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है, ये एक डिसेबिलिटी होती है, तो उसके लिए स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। अल्टरनेटिव कीबोर्ड्स का यूज़ किया जाता है और कैप्शनिंग भी यूज़ की जाती है जिनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है, जैसे उनको सुनाई नहीं दे रहा तो आप कैप्शन ऑन कर दो। आजकल की जो मूवीज़ आ रही है उनमें भी नीचे कैप्शन ऑन रहता है, मीन्स अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पढ़ लो। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। ठीक है, टीचिंग में अपने डिजिटल टूल्स का यूज़ करना, गूगल क्लासरूम, एजुकेशनल ऐप्स का यूज़ करना, ये सब ICT के अंदर आता है। इसमें हम अपने क्लासरूम में भी बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे बिहेवियर ट्रैकिंग ऐप, इसमें एक क्लास डोजो ऐप आता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं और इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स होते हैं। तो ये था हमारी 1.4 में। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, आपको TLM पता होना चाहिए, TLM क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, UDL प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए, फिर ICT के बारे में पता होना चाहिए, बस इसमें यही है। तो हमारी 1.4 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट हमारी लास्ट यूनिट आती है इस पूरे यूनिट की लास्ट सब यूनिट आती है 1.5। 1.5 का नाम है इवोल्यूशन, continuous and comprehensive evaluation, progress monitoring and documentation। अब हम इसको जानेंगे ये क्या होता है। इवोल्यूशन इन एजुकेशन, इवोल्यूशन क्या होता है, मीन्स जब आपने सारी चीज़ें पढ़ा दी तो आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे क्या बच्चा कॉन्टिन्यूसली डेवलप कर रहा है, मीन्स उसमें कोई प्रोग्रेस हो रही है। तो आपको ये क्या करना है, कॉन्टिन्यूस रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में चलना है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि हम स्टूडेंट को असेस करते हैं। असेस मीन्स उसको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं असेस करना। अब उसकी एकेडमिक प्रोसेस को, डेवलपमेंट थ्रू आउट द ईयर की, एक ईयर में उसका कितना डेवलपमेंट हुआ है, नॉट जस्ट टू द फाइनल एग्ज़ाम्स। ये एग्ज़ाम्स को देख कर नहीं होता है, ये देख के होता है कि उसने पूरे साल क्या क्या काम किया है, कहाँ उसने क्या क्या काम किया है, कहाँ कहाँ उसने डेवलपमेंट किया है, क्या वो भी कर रहा है। नेक्स्ट इज़ फीचर्स। फीचर्स में क्या आता है, ऑनगोइंग असेसमेंट होता है, जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, असाइनमेंट्स दे रहे हो, प्रोजेक्ट्स दे रहे हो। नेक्स्ट फीचर आता है हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच होता है ऐसी अप्रोच लगाना जिसमें सारी डेवलपमेंट हो जाए, कॉग्निटिव भी हो जाए, इमोशनल भी हो जाए, सोशल भी हो जाए। नेक्स्ट, फोकस ऑन द बोथ लर्निंग आउटकम्स एंड लर्निंग प्रोसेस। फोकस करना लर्निंग आउटकम्स पे भी और लर्निंग प्रोसेस पे भी। नेक्स्ट, ये था हमारा CCE, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। सबसे अब हम क्या करते हैं, जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसको मॉनिटर करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, सेम, हम स्टूडेंट की लर्निंग को और ग्रोथ को ट्रैक करते हैं। इसमें भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, रेगुलर असेसमेंट करना, चेक इन्स करना, एनालाइज करना पैटर्न को, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को एडजस्ट करना। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आता है कि आपने क्या क्या किया है उसको फुल्ली आप लिखो, इसको डॉक्यूमेंटेशन करो, एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करो, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। इसके भी मेथड्स होते हैं, आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, असेसमेंट रिपोर्ट बना सकते हो। ये टीचर और स्टूडेंट दोनों को हेल्प करता है कि फ्यूचर प्लानिंग में। नाउ 1.5 भी इतनी थी, तो हमारी ये पूरी यूनिट ख़त्म होती है यहाँ पे।